तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को हम कल ही बता दिए थे कि आज वाराणिका का दूसरा नंबर चैप्टर होने वाला है और दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है ढहते विश्वास। और प्यारे बच्चों, हम शुरुआत में ही एकदम सच्चाई आपको बता दें कि अगर आप इस कहानी को एकदम मन से, एकदम ध्यान से, शांतिपूर्वक अगर पढ़ लेंगे ना, तो आपके आंख से आंसू निकलना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। एकदम तय है कि आपके आंख से आंसू निकल जाएगा अगर आपके अंदर दया का भावना होगा तो। क्योंकि ये कहानी इतना दर्दनाक कहानी है, इतना मार्मिक कहानी है कि पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम इसी कहानी में चले गए हैं। ये एक उड़ीसा की कहानी है प्यारे बच्चों। उड़ीसा के एक गरीब महिला की कहानी है। एक ऐसे गरीब महिला की कहानी है जिसका पति भी उसके साथ में नहीं रहता है। उसका पति भी बाहर में नौकरी करता है। उसके 2-3 बेटे हैं और बाढ़ के कारण बेटों की मृत्यु हो जाती है। इन सब चीजों के बारे में ना हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो ढहते विश्वास नाम ही है इस चैप्टर का, ढहते विश्वास, यानी कि विश्वास ढह रहा है भगवान के ऊपर से। इस कहानी में यही दिखाया गया है। तो जब हम इस कहानी को पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि नहीं भाई, इस कहानी को एक अलग तरीके से स्टूडेंट के सामने पेश किया जाना चाहिए। इस कहानी को एक अलग तरीके से बच्चों को बताया जाना चाहिए ताकि बच्चे भाई इस कहानी को एकदम अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्यारे बच्चों, अगर आप इस कहानी को देखना शुरू कर चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो फिर कम से कम ना अगले आधा घंटा 45 मिनट के लिए हमारे साथ आप लोग एकदम एकाग्रचित हो जाइएगा ताकि एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को यह कहानी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए जी, आज के इस कहानी को हम शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को हम शुरू करें इसके पहले हम थोड़ा सा इस कहानी के जो लिखने वाले हैं, इस कहानी के जो कहानीकार हैं, उनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम इस कहानी के बारे में तो जानेंगे ही और बहुत ही विस्तार से जानेंगे, लेकिन इस कहानी के जो कहानीकार हैं, लिखने वाले हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कहानीकार के बारे में जान लेते हैं। लेकिन पहले बता दें प्यारे बच्चों कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच का हिस्सा नहीं बने हैं, तो टॉपर बैच में आप लोग जरूर एडमिशन ले लें, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, और कम समय में आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। तो ऐसे में अगर आप लोग इस टॉपर बैच के साथ जुड़ते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा मदद मिलेगा आप लोगों को तैयारी करने में, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने में। तो आप लोग जरूर प्यारे बच्चों टॉपर बैच के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जुड़ने के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप लोग आराम से जुड़ सकते हैं। हम कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, और जो हमारा यह कहानी है इसका नाम है ढहते विश्वास। कहानी का नाम है ढहते विश्वास। ठीक है, ध्यान से जरा सुनिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। इस कहानी का नाम है ढहते विश्वास और इसके कहानी के कहानीकार हैं सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता, सातकोड़ी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस कहानी के कहानीकार कौन है? सातकोड़ी होता। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो सातकोड़ी होता के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। सातकोड़ी होता भी एक उड़ीसा के ही क्या है, व्यक्ति हैं। उड़ीसा के ही क्या है जी, लेखक हैं। तो सातकोड़ी होता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहां के हैं? सातकोड़ी होता जो है ना, ये प्यारे बच्चों कहां के हैं? ये उड़ीसा के हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहां के हैं? ये उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के कथाकार हैं। कहां के हैं? उड़ीसा के, यानी कि उड़िया। जो उड़ीसा के होते हैं ना उनको कहा जाता है उड़िया, समझ गए? तो इनके बारे में हम लोग उड़ीसा को न लिख करके हम कह सकते हैं उड़िया कथाकार हैं। क्या कह सकते हैं? उड़िया कथाकार हैं। समझ गए ना, उड़िया कथाकार हैं। आप लोग ध्यान रखिए, क्या लिख सकते हैं? ये उड़िया कथाकार है। समझ गए? ध्यान रखिएगा, जो सातकोड़ी होता है वह एक उड़िया कथाकार हैं जिनका जन्म होता है प्यारे बच्चों। अगर हम लोग जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था, किनका? सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, जन्म के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, 29 अक्टूबर
1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में ही, उड़ीसा के मयूरगंज नामक जगह पर। कहां पर? मयूरगंज, समझ गए ना, मयूरगंज जो कि पड़ता है उड़ीसा में ही। तो उड़ीसा के मयूरगंज नामक जगह पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। ठीक है, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो सातकोड़ी होता है, ये छोटे मोटे कोई कथाकार नहीं है, इनका दर्जनों किताब छप चुका है। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? ये कोई छोटे मोटे कथाकार नहीं है, इनका दर्जनों किताब छप चुका है। समझ गए ना। ये रेलवे में भी काम कर चुके हैं, रेलवे में भी ये काम कर चुके हैं, यातायात विभाग में भी काम कर चुके हैं, बहुत जगह पर ये काम किए हैं। ये जो सातकोड़ी होता है ना, ये प्यारे बच्चों रेल विभाग में भी अपना योगदान दे चुके हैं, यानी कि रेल विभाग में भी काम कर चुके हैं। उसके बाद ये जो है यातायात विभाग में भी काम कर चुके हैं, ये जो है यातायात विभाग में भी काम कर चुके हैं। समझ गए, यातायात विभाग में भी ये क्या कर चुके हैं? काम कर चुके हैं। तो इस तरीके से इनका जिंदगी है। अच्छा, ये जो कहानी लिखे थे ना ढहते विश्वास, ये हिंदी में नहीं था प्यारे बच्चों, ये उड़िया भाषा में ही था। समझ गए, ध्यान से सुन रहे हैं ना। एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए तो जल्दी से, जो बच्चे क्लास को शेयर अभी तक नहीं किए हैं जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। लाइक के बटन को जल्दी से स्पर्श करिए और शेयर पर क्लिक करके जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये जो कहानी था ना ढहते विश्वास, ये उड़िया भाषा में लिखा हुआ कहानी था, यानी कि उड़ीसा कहीं भाषा में लिखा हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? हिंदी में अनुवाद किए हैं ये। क्या किए हैं? हिंदी में अनुवादन किए, हिंदी में अनुवादन किए। कौन? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। समझ गए, ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र जो है ना, यही क्या किए हैं? इसको हिंदी में रूपांतरित किए हैं, हिंदी में अनुवादित किए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो ये है प्यारे बच्चों पूरा लेखक परिचय, जो कि एक ही स्लाइड में पूरा सिमट करके रह जाता है, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। बस आपको यही याद रखना है कि ये जो हमारा कहानी है ढहते विश्वास, इसके लेखक हैं सातकोड़ी होता, जो कि उड़ीसा के ही हैं, मयूरगंज में इनका जन्म हुआ है। और 29 अक्टूबर 1929 को इनका जन्म हुआ मयूरगंज के, कहां में? मयूरगंज में, जो कि उड़ीसा में ही पड़ता है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी में अनुवाद किए हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, ये जो सातकोड़ी होता है या रेल विभाग में और यातायात विभाग में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा दर्जनों इनके पुस्तकें भी छपे हुए, यानी कि बहुत बड़े कथाकार भी हैं, बहुत बड़े कहानीकार भी हैं, और दर्जनों पुस्तक इनका छपा हुआ है। तो यहां तक प्यारे बच्चों आप सब लोग ना एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं इस कहानी के बारे में। अब चलिए प्यारे बच्चों हम इस कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम इस कहानी के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले आपको यह बता देना जरूरी है कि इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में, प्यारे बच्चों मुख्य पात्र के रूप में, मुख्य पात्र उसे कहते हैं जिसके इर्द गिर्द या चारों तरफ कहानी घूमता रहे। समझ गए, किसी भी कहानी में मुख्य पात्र हम लोग उसे कहते हैं जिस पर पूरा कहानी क्या करे? घूमता रहे। तो ये मुख्य पात्र के रूप में इस कहानी में एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी एक बहुत गरीब परिवार की महिला है। समझ गए ना, बहुत गरीब परिवार की महिला है। इतनी गरीब परिवार की महिला है कि बेचारी का जो घर है वो पुआल का है, फूस का है। समझ गए ना, इनका जो घर है वो किस चीज का है? फूस का घर है। ध्यान से सुनिएगा, अगर बीच से कहानी को देखिएगा समझ में नहीं आएगा, बढ़ा बढ़ा करके देखिएगा समझ में नहीं आएगा, एकदम एकाग्रचित होकर के देखिएगा, एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो ये लक्ष्मी प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इस लक्ष्मी के बारे में कि लक्ष्मी जो है ये बहुत गरीब परिवार की महिला है, और इसके पति का, इसका शादी भी हो चुका है। समझ गए ना, लक्ष्मी का शादी भी हो चुका है। इसके पति का नाम है लक्ष्मण। नाम एकदम मिलता जुलता है। इसके पति का क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मण इसके पति का नाम है, जो कि कलकत्ता में नौकरी करता है। ये लक्ष्मण क्या करता है? कलकत्ता में नौकरी करता है। समझ गए ना, कलकत्ता में नौकरी करता है, कलकत्ता में नौकरी करता है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ठीक है, ये कलकत्ता में नौकरी करता है। कौन? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण।
ठीक है ना। लक्ष्मी का पति जो लक्ष्मण है वो कलकत्ता में नौकरी करता है। यहां तक सारे बच्चे समझ गए। ये जो लक्ष्मी है ना, इसके 4 संतानें हैं जी, समझ गए। अगर इसके संतान के बारे में बातचीत किया जाए तो इसके 2 बेटे हैं, समझ गए। इसके 2 बेटे हैं। एक तो बड़ा बेटा जो लगभग 15 साल का है और छोटा बेटा अभी मात्र 1 साल का है, ठीक है। 2 बेटे हैं जिसमें बड़ा बेटा जो है ना वो लगभग 15 साल का है और छोटा बेटा जो है वो अभी 1 साल का ही है। इतना छोटा है कि अभी वह मां का दूध ही पीता है, ठीक है। इतना छोटा है कि अभी वह मां का दूध ही पीता है। संतान 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, ठीक है। बेटियां भी कुछ बड़ी हैं, बेटियां भी कुछ बड़ी है। सबसे छोटा एक बेटा है जो कि 1 साल का है, ठीक है ना। तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। ये हो गया लक्ष्मी का पूरा परिवार। लक्ष्मी, उसका पति लक्ष्मण और संतान में 2 बेटे और 2 बेटियां, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा एक बात, आप लोग यहां पर जो बड़ा बेटा है ना, जो बड़ा बेटा है लक्ष्मी का, जो बड़ा बेटा है, ध्यान रखिएगा क्या बताए, एक बड़ा बेटा है, एक बड़ा बेटा है और बड़ा बेटा का नाम है अच्युत। अच्युत नाम है बड़ा बेटा का। क्या नाम है? अच्युत। यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बड़ा बेटा है जिसका नाम क्या है? अच्युत। और छोटा बेटा कितने साल का है? 1 साल का है। बार बार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। छोटा बेटा बस 1 साल का है और बड़ा बेटा 15 साल का लगभग है जिसका नाम है अच्युत, ठीक है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी का जो घर है ना, लक्ष्मी का जो घर है वो देवी नदी के बांध के नीचे है। देवी नदी है, उसके बगल में एक नदी है जिसका नाम है देवी नदी। तो देवी नदी के बांध के नीचे, ठीक है, देवी नदी के बांध के नीचे। देखिए प्यारे बच्चों, हम लिख लिख करके इसलिए समझा रहे हैं ना ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ जाए। अगर पहले से लिख करके लाते ना तो ये कहानी आपको उतना मजेदार नहीं लगता पढ़ने में, तो इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। तो देवी नदी के बांध के नीचे इसका घर है और इसके समीप, यानी कि घर के समीप जहां पर लक्ष्मी का घर है ना, उसके घर के बगल में एक और बांध है जिसका नाम है दलेई बांध। क्या नाम है? दलेई बांध। दलेई, दलेई बांध के निकट, दलेई बांध के निकट क्या है? इसका घर है। यानी कि इसके बगल में 2 बांध है। लक्ष्मी का जहां पर घर है उसके घर के बगल में 2 बांध है। बांध किसे कहते हैं? जहां पर नदी के पानी को रोका जाता है, समझ गए ना। तो उसके घर के बगल में 2 बांध है। एक तो देवी नदी के बांध के नीचे इसका घर है। देवी नदी प्यारे बच्चों बहुत ऊंचा बांध है और उसके नीचे इसका घर है। अगर बांध टूटता है तो इसका पूरा घर परिवार क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो देवी नदी के बांध के नीचे घर है और दलेई बांध के निकट। दलेई बांध के कारण ज्यादा तबाही आता है, समझ गए ना। हर एक वर्ष लक्ष्मी के गांव में क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है, समझ गए। अब जरा देखिएगा ध्यान से, तो आपको हम बता दें कि जो लक्ष्मी का, अब अभी इसके बारे में बताते हैं कि लक्ष्मी के जो पूर्वज हैं, ठीक है ना, लक्ष्मी के जो पूर्वज हैं वो 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए थे, ठीक है। पूर्वजों के द्वारा 1 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन समझते हैं कितना को कहा जाता है? पूर्वजों के द्वारा 1 बीघा जमीन छोड़ा गया था, ठीक है ना, छोड़ा गया था। यानी कि लक्ष्मी के पास कुल 1 बीघा जमीन था। 1 बीघा कहते हैं प्यारे बच्चों 20 कट्ठा को। कितना को कहते हैं? 20 कट्ठा को 1 बीघा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी के पास ना 1 बीघा जमीन था जो कि उसके पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया था। जैसे होता है ना कि हमारे दादाजी छोड़ के, हमारे दादाजी जो जमीन दिए वो हमारे पिताजी को दिए, पिताजी जो जमीन बचा करके रखे वो हम लोगों को देंगे, हम लोगों जो जमीन बचा करके रखेंगे वो हम अपनी अगली पीढ़ी को देंगे। तो उसी तरीके से पूर्वजों के द्वारा 1 बीघा जमीन ना इसके लिए छोड़ा गया था, ठीक है। मतलब कि लक्ष्मी के पास कुल कितना जमीन था? 1 बीघा जमीन था प्यारे बच्चों। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इस दलेई बांध के बारे में थोड़ा सा और हम आपको बता दें कि जहां पर लक्ष्मी का घर था ना, जहां पर लक्ष्मी का घर था तो लक्ष्मी के घर के बरामदे से ही ये दलेई बांध दिखाई पड़ जाता था। इतना निकट था, समझ गए ना। यानी कि बरामदे से दिखाई पड़ता था। ध्यान रखिएगा, बरामदे से दिखाई पड़ता था। क्या चीज? दलेई बांध दिखाई पड़ता है। बरामदे से ही प्यारे बच्चों दिखाई देता है क्या? दलेई बांध। मतलब दलेई बांध के इतना नजदीक है लक्ष्मी कि बरामदे से ही उसे दलेई बांध क्या हो जाता है? दिखाई देता है, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को?
चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। तो दलेई बांध के निकट घर है और दलेई बांध इतना नजदीक है कि बरामदे से ही उसे सब कुछ दिखाई दे देता है कि दलेई बांध पर क्या कुछ चल रहा है। तो अब जरा आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तक हम आपको क्या बताए हैं कि लक्ष्मी एक गरीब महिला है जिसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करते हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, यानी कि लक्ष्मी के कुल 4 संतान हैं। बड़ा बेटा का नाम अच्युत है और छोटा बेटा लगभग 1 साल का है। और घर जो है लक्ष्मी का वो देवी नदी बांध के नीचे है और दलेई बांध के एकदम नजदीक में है। और दलेई बांध उसके घर से इतना नजदीक में है कि बरामदे से ही दिखाई पड़ जाता है दलेई बांध। समझ गए। पूर्वजों के द्वारा 1 बीघा जमीन छोड़ा गया था। पूर्वजों के द्वारा 1 बीघा जमीन छोड़ा गया था। अब जाहिर सी बात है कि जब 2-2 बांध के नजदीक में घर है तो उस गांव में तो बाढ़ आता होगा, उस गांव में तो बाढ़ आता होगा। समझ गए ना। तो लक्ष्मी के गांव में हर एक वर्ष बाढ़ आ जाता था। समझ गए ना। लक्ष्मी के गांव में ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी के गांव में प्रत्येक वर्ष, लक्ष्मी के गांव में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता था। ठीक है, क्या आता था? बाढ़ आता था। समझ में आया। लक्ष्मी के गांव में प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता था। यहां तक हो गया पूरा कहानी का सारांश। इसी के मतलब जितना हम बता दिए ना, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा कहानी घूमते रहेगा। जितना हम अभी बता दिए इसी के इर्द गिर्द प्यारे बच्चों पूरा कहानी घूमते रहेगा। अब चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इतना तो सब कुछ समझ में आ गया। अब चलिए प्यारे बच्चों हम कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यह है प्यारे बच्चों लक्ष्मी। हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं लक्ष्मी का। समझ गए ना। ये है प्यारे बच्चों क्या? लक्ष्मी। समझ गए। ये कौन है? लक्ष्मी है, जो कि एकदम एक गरीब असहाय महिला है जी। समझ गए। ये लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये लक्ष्मी है और इसका नाम भी लिख देते हैं। चलो भाई, लक्ष्मी है ना। ये कौन है? लक्ष्मी है। इसका पति कौन है? लक्ष्मण है। इसके 4 बेटे हैं। लक्ष्मी बेचारी किसी भी तरीके से उधार और कर्ज लेकर के, लक्ष्मी किसी भी तरीके से उधार कर्ज लेकर के अपना एक छोटा सा कुटिया बनाई है, यानी कि छोटा सा एक झोपड़ी बनाई है जो कि फूस और पुआल का है। किस चीज का है? फूस और पुआल का है। लक्ष्मी जो है एक छोटी सी घर बनाई है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा घर बनाई है जो कि उधार और कर्ज लेकर के, मतलब उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने पैसे से घर बना सके, तो इसलिए वो उधार कर्ज लेकर के जैसे बांस का घर बनता है ना, बांस का, तो बांस और पुआल का वो क्या बनाई है? एक छोटा सा घर बनाई है। ठीक है। इसका पति जो है वो कलकत्ता में नौकरी करता है। इसका पति कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन नौकरी करने के बावजूद भी उसे इतना तनख्वाह नहीं मिलता है, मतलब वो इतना बेचारा नहीं कमाता है कि इसके परिवार का अच्छा से भरण पोषण हो सके। और इसलिए जो लक्ष्मी है ये अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने बाल बच्चों को पोषने के लिए ये क्या करती है? बगल के ही एक व्यक्ति हैं तहसीलदार साहब, बगल के ही एक व्यक्ति हैं जिनको लोग ना तहसीलदार साहब कहते हैं। तहसीलदार साहब। समझ गए। बगल के ही एक व्यक्ति हैं तहसीलदार साहब। तो ये तहसीलदार साहब के यहाँ छोटा मोटा काम करती है। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी को लगता है कि भाई पति अकेले कमा रहे हैं और अकेले उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो छोटा मोटा घर चलाने के लिए हम भी काम कर लेते हैं। तो ये बेचारी लक्ष्मी जाती है और तहसीलदार साहब के यहाँ छोटा मोटा काम करती है, जैसे बर्तन ही मांज देती है, खाना बना देती है, झाड़ू पोछा कर देती है, तो थोड़े बहुत पैसे ना मिल जाते हैं इसको। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी अपना घर चलाने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे काम कर लेती है। ठीक है। 1 बीघा जमीन बेचारे का पूर्वज छोड़ करके गए हैं। तो 1 बीघा जमीन जो छोड़ करके गए हैं, ध्यान रखिएगा, 1 बीघा जमीन जो छोड़ करके गए हैं, कितना? 1 बीघा। ये लक्ष्मी क्या करती है ना कि इस पर ये बिछड़ा बुन देती है। बिछड़ा समझते हैं? धान रोपने के पहले ना उसका बीज बोया जाता है एक छोटे से खेत में। समझ गए। देखते हैं ना कि जब धान रोपना होता है ना तो पहले एक छोटे से खेत में बीज बो दिया जाता है और फिर जब बिछड़ा तैयार हो जाता है, जिसको कहीं कहीं पर मोरी भी कहा जाता है, जब वो तैयार हो जाता है तो अब उसको उखाड़ करके खेतों में लगा दिया जाता है धान की फसल के लिए। तो ये प्यारे बच्चों क्या करती है लक्ष्मी? अपने इस 1 बीघा खेत में धान रोपने के लिए अपने खेत में क्या बो देती है? बिछड़ा बो देती है। समझ गए ना। धान को क्या कर देती है? छींट देती है।
धान छोटा छोटा अंकुरित भी हो जाता है। धान क्या हो जाता है? छोटा छोटा अंकुरित भी हो जाता है, ठीक है ना। धान छोटा 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 अंकुरित भी हो जाता है, समझ गए। लेकिन जब ये अंकुरित होता है ना, तो इतना तेज धूप करता है, इतना तेज धूप करता है जैसे मानो कि सुखाड़ आ गया हो, और अंकुरन सब जलने लग जाता है, समझ गए, सूखने लग जाता है। समझ में आया? मतलब जो हरा भरा पौधा था ना, वो सूख करके स्वाहा हो गया, समझ गए। हरा भरा जो पौधा था वो सूख करके क्या हो गया? एकदम स्वाहा हो गया। यानी कि जो बेचारी बुनी थी बिछड़ा कि किसी भी तरीके से अपना धान रोप लेंगे, वो सूख गया धूप के कारण, समझ गए। धूप के कारण क्या हो गया? सूख गया। बेचारी लक्ष्मी आकाश की ओर देखती है कि भाई पानी पड़ जाए थोड़ा सा, तो फिर से ये जीवित हो जाए, हरा भरा हो जाए, समझ गए। तो ये लगातार आसमान की ओर देखती रहती है कि पानी अगर पड़ जाता तो हमारा जो बिछड़ा है, हमारा जो धान का जो बिछड़ा है, वो फिर से जीवित हो जाता। लेकिन पानी नहीं पड़ता है, लेकिन पानी नहीं पड़ता है। अचानक क्या हो गया? हाँ, धान का बिया कहते हैं उसको ना, कुछ भी कहिए, चलिए समझ गए ना भाई, धान का बिया कहते हैं उसको, ठीक है। धान का बीज कह लीजिए, धान का बिया कह लीजिए, धान का बिछड़ा कह लीजिए, धान का मोरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जैसे ही भादो शुरू हुआ, समझ गए ना, सावन में ये रोप लेती है भाई, ये सावन में ये धान का बिया बोती है, लेकिन ये सूख गया। तो जैसे ही भादो शुरू हुआ, भादो समझता है ना, हिंदी महीना का एक महीना है, हिंदी का। जैसे होता है ना, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आसिन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन, ये 12 महीने होते हैं। जैसे हम लोग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अंग्रेजी में ना बोलते हैं, हिंदी में महीना होता है, और चैत से शुरू होता है। चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आसिन कार्तिक अगहन पूष माघ फागुन, ये 12 महीना हमें कंठस्थ याद है। तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जैसे ही भादो शुरू होता है, समझ गए ना, तो भादो के शुरू में ही पानी पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका एक तरफ तो बीज क्या हो रहा था? सूख रहा था, और जैसे ही भादो शुरू हुआ अचानक से पानी पड़ना शुरू हो गया, समझ गए ना। और पानी इतना ज्यादा पड़ने लगा कि बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, समझ गए। पानी इतना ज्यादा पड़ने लगा प्यारे बच्चों, पानी इतना ज्यादा पड़ने लगा, समझ गए ना। पानी क्या हो गया जी? पड़ना शुरू हो गया। पानी क्या हो गया? पानी पड़ना अब शुरू हो गया है, समझ गए। पानी पड़ना अब शुरू हो गया है। पानी इतना ज्यादा पड़ने लगा, कब? भादो में, समझ गए ना। पानी इतना ज्यादा पड़ने लगा कि पानी सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था, पानी छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पक्ष बीत गया, पक्ष 15 दिन का होता है, समझ गए ना। पक्ष जो होता है वो 15 दिन का होता है। तो लगभग एक पक्ष बीत गया, यानी कि लगभग 15 दिन बीत गया, और 15 दिन से मूसलाधार बारिश हो रहा है, समझ गए। कहां पर? लक्ष्मी के गांव में, समझ गए ना। 15 दिन से मूसलाधार बारिश हो रहा है। लगभग 15 दिन से सूर्य देवता नहीं उगे हैं, सूर्य देवता का दर्शन नहीं हुआ है, इतना ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रहा है लगभग 15 दिन से, समझ गए। यानी कि बारिश जब नहीं हो रहा था तो सुखाड़े पड़ गया था, और जब बारिश होना शुरू हो गया तो इतना ज्यादा घनघोर बारिश होने लगा कि अब छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, समझ गए ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ? जब बारिश इतना ज्यादा पड़ने लगा तो लक्ष्मी को वो दिन याद आ गया। कौन दिन? जब वो पहली बार अपने ससुराल आई थी। जब पहली बार वो अपने ससुराल आई थी तो इसी तरीके का बारिश आया था, और इसी तरीके से बारिश आया, उसके बाद भयंकर बाढ़ आया था, समझ गए ना। तो वो दिन लक्ष्मी को याद आ गया। वो सोचती है कि जब हम पहली बार ससुराल आए थे तो ऐसा ही क्या पड़ता था? बारिश आया था। और जो दलेई बांध है ना इसके निकट में, जो दलेई बांध है, पहली बार जब ये ससुराल आई थी ना, तो दलेई बांध यही वाला टूट गया था, और चारों ओर तबाही का मंजर आ गया था, समझ गए। जब पहली बार ये अपने ससुराल आई थी तो उसको वो दिन याद आ जाता है कि अरे देखो ना, फिर से इतना ही पानी पड़ रहा है। ऐसा पानी तो हम जब पहली बार जब ससुराल आए थे ना, तब उस समय आया था, और उस समय दलेई बांध टूट गया था। क्या टूट गया था? दलेई बांध टूट गया था। और इतना भयानक मंजर था कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के शरीर में लिपट करके रो रहा था, और उसकी मां बाढ़ के पानी में डूब करके मर गई थी। सोचिएगा कितना दर्दनाक कहानी है, किस तरीके से दर्शाया गया है कि एक मां जो कि बाढ़ के पानी में डूब करके मर गई है, और उस मां के शरीर से लिपट करके उसका एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। और हद तो तब हो गई, भगवान की करिश्मा देखिए, हद तो तब हो गई जब वो बच्चा अपनी मां के शरीर के साथ चिपट करके रो रहा है, और उधर जंगल से सियार आता है
और सियार आ करके, जंगली सियार, और बच्चे को पकड़ करके जंगल में लेकर के चला जाता है खाने के लिए। यानी कि उसकी मां भी चली गई और वो भी बेचारा जंगली सियार का शिकार बन जाता है। इस तरीके का भयानक मंजर था, समझ गए ना। इस तरीके का क्या था, भयानक मंजर था कि एक छोटा सा बच्चा भी अपनी मां से लिपट करके रो रहा था और उसे सियार लेकर के चला गया खाने के लिए और जंगल में ले जाकर के उस बच्चे को मार करके खा गया, समझ गए। तो इस पर चूंकि चारों तरफ जब बाढ़ का मंजर था तो जो जंगली जानवर थे वो भी इधर उधर भटक रहे थे, जंगल से भाग रहे थे, भोजन की तलाश में चल रहे थे, नहीं कुछ मिला तो आदमी के बच्चे को ही खा गया, समझ गए ना। इस तरीके का प्यारे बच्चों क्या था, इस तरीके का कुछ मंजर था, समझ गए ना। तो ये लक्ष्मी सोचती है कि भाई जब हम पहली बार ससुराल आए थे तो इस तरीके का माहौल था, जब दोबारा अगर बांध टूट गया, अगर अब की बार बांध टूटा तो फिर कौन बचाएगा इन सब बच्चों को, समझ गए ना। अगर दोबारा बांध टूटा तो इन सब बच्चों को कौन बचाएगा, क्या भयानक मंजर होगा। मतलब लक्ष्मी परेशान हो जाती है सोच सोच करके कि अब क्या होगा, समझ गए। ये सोच करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और परेशान होकर के बेचारी क्या करते, एक महिला है, विवश है, उसका पति भी उसके साथ नहीं है, लेकिन ये चिंता जाहिर करती है कि अगर पति हमारे साथ होता तो थोड़ा बढ़िया होता, अगर हमारा पति हमारे साथ होता तो कितना बढ़िया होता, कम से कम कुछ तो सहारा मिलता। लेकिन प्यारे बच्चों सहारा नहीं मिल रहा था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसके गांव में ना एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी था। इसके गांव में, किसके गांव में, लक्ष्मी के गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था, गुणनिधि, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी के गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसका नाम था गुणनिधि, समझ में आया। ये जो गुणनिधि है ना, ये प्यारे बच्चों बाहर से पढ़ करके आया है। कहां से, जगह का नाम है कटक। कहां से पढ़ करके आया है, तो कटक एक जगह है, वहां से ये पढ़ करके आया है। यानी कि ये जो गुणनिधि है ना, ये पढ़ाकू लड़का है। कैसा लड़का है, पढ़ाकू लड़का है, थोड़ा होशियार भी है। पढ़ाकू लड़का है, थोड़ा होशियार भी है, समझदार भी है, समझ गए ना। ये पढ़ाकू लड़का है गुणनिधि, समझ गए। ये जब पहली बार आया था ना, तो अपनी गांव के लोगों को बचाने के लिए, ताकि हमारे गांव के लोगों को कुछ ना हो, जंगली जानवर से सुरक्षा हो, बाढ़ से सुरक्षा हो, इसलिए ये प्यारे बच्चों एक दल का गठन किया था। एक छोटा सा मन में एक पार्टी बनाया था, छोटा सा लोगों का दल बनाया था, स्वेच्छा सेवक दल, जिसका नाम था स्वेच्छा सेवक दल। क्या नाम था, स्वेच्छा सेवक दल, समझ गए, स्वेच्छा सेवक दल। ये कौन बनाया था जी, गुणनिधि बनाया था। किस लिए बनाया था, ताकि हम अपने गांव के लोगों की रक्षा कर सके बाढ़ के पानी से और जंगली जानवरों से, समझ गए ना। तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था, समझ गए। अब देखिएगा, ये जो कटक शहर है ना, ये जो कटक शहर है प्यारे बच्चों, जहां से कौन पढ़ करके आया था, गुणनिधि, वहां पर एक बांध था जिसको कि बनवाया था किसने, महाराज ययाति केसरी ने। यह महाराज ययाति केसरी। कटक शहर में एक बांध था, कटक शहर में एक बांध था जिसे किसने बनाया था, बनाया था ययाति केसरी ने, ययाति केसरी ने बनाया था, समझ गए। ये सब आपके किताब में चर्चा है तो हम इसलिए चर्चा कर दे रहे हैं, समझ गए। ययाति केसरी ने, ध्यान रखिएगा, ययाति केसरी ने क्या बनाया था, ये कटक शहर के ऊपर एक बांध बनाया था, पत्थरों का बांध बनाया था, ठीक है। हाँ, और इसको यानी कि महानदी उसी के बगल में था, समझ गए ना। महानदी पर ही महानदी से ही निकलता है देवी नदी, और उसी पर यह बांध था। तो महानदी पर था हीराकुंड बांध। आपको पता है ना कि महानदी पर क्या था, हीराकुंड बांध था। और लोगों ने ऐसा कहा था कि हीराकुंड बांध जो है, ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध हम क्यों बता रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। हीराकुंड बांध, जब ये हीराकुंड बांध बन रहा था ना, हीराकुंड बांध जब ये बन रहा था, तो इसी बांध में काम करते करते पत्थरों से दब करके लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु हो गया था, समझ गए। जब ये हीराकुंड बांध बन रहा था तब लक्ष्मी के पति का ससुर हो गया। क्या, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु हो गया था, ससुर का मृत्यु हो गया था, समझ गए। यानी कि हीराकुंड बांध बनाने के क्रम में ही पत्थरों से दब करके लक्ष्मी के ससुर का मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो ये सब घटना ना इसको याद आ जाता है, किसको, लक्ष्मी को, समझ गए ना।
कि हमारे ससुर भी मर गए थे बांध बनाने के चक्कर में ही, ये सब ना इसको याद आ जाता है, समझ गए। लक्ष्मी को बहुत ज्यादा दुख भी है कि उसका पति कहाँ रहता है, प्रदेश में रहता है। अगर यहां पर रहता तो हमें कुछ सहायता मिलता, हमें कुछ मदद मिलता, समझ गए ना। लक्ष्मी धीरे 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 करके समय क्या बिता रही है, और पानी, जो बारिश का पानी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लक्ष्मी जो है, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जो है वो नदी के किनारे पर जाकर के खड़ा हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि अगर इस बार तबाही का मंजर आया तो क्या होगा। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, इस बार कम से कम तबाही के मंजर को बचा लीजिए। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हम सब लोग आप ही के संतान हैं, आप ही लोगों ने हमें भेजा है, तो क्यों हम पर इतना दुख, क्यों हमें इतना दुख झेलना पड़ रहा है, हमें बचा लीजिए इस बढ़ती हुई बाढ़ के पानी से, समझ गए ना, इस बारिश के पानी से हमें बचा लीजिए, थम जाइए। लक्ष्मी भगवान से प्रार्थना करती है, ठीक है, लेकिन पानी छूटने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन पानी छूटने का नाम भी नहीं ले रही है, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। पानी छूटने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा पानी पड़ रहा है, घनघोर पानी पड़ रहा है। अब तो इतना पानी हो गया है कि बांध एकदम लबालब भर गया है। जो दलेई बांध है ना, ध्यान रखिएगा, जो दलेई बांध है ना, वो पानी से एकदम लबालब भर गया है प्यारे बच्चों, ठीक है, पानी से एकदम लबालब बांध भर गया है, समझ गए। पानी से एकदम लबालब क्या हो गया, बांध भर गया है। और लक्ष्मी का जो गांव है ना, यहां पर है। लक्ष्मी का जो गांव है प्यारे बच्चों, वो यहां पर है। सबका घर जो है ना, वो यहीं पर बना हुआ है। सबका घर जो है वो यहीं पर बना हुआ है। तो जैसे ही ये बांध टूटेगा तो पूरा पानी ना आ जाएगा जी, और पूरा पानी आएगा तो सब गांव सब डूब जाएगा ना। सोचिए, अगर ये बांध टूटा तो पूरा पानी आ जाएगा ना। अब लक्ष्मी परेशान हो जाती है, और जो गांव के लड़के हैं वो बारी बारी से जा करके बांध को देखते हैं कि बांध कहीं टूटने वाला तो नहीं है। और बांध जहां से भी कमजोर पड़ता, समझ गए ना, बांध जहां से भी कमजोर पड़ता वो वहां पर लोग क्या करते, रेत के बोड़े देते, समझ गए ना, मिट्टी डालते कमजोर स्थान पर ताकि बांध टूटे ना। क्योंकि सब लोगों को डर था कि अगर बांध टूटा तो फिर तबाही का मंजर आ जाएगा। इसलिए जहां पर भी बांध कमजोर पड़ता था तो गुण निधि और उसके सभी दोस्त मिलकर के क्या कर रहे थे, कहीं पर रेत का बोड़ा डाल रहे थे, कहीं पर मिट्टी डाल रहे थे, बांध को मजबूत बना रहे थे। मतलब पूरा गांव एकदम प्रयास में लगा हुआ था कि बांध को टूटने ना दे, समझ गए ना। पूरा गांव जो है, पूरा जो गांव है, लक्ष्मी का जो पूरा गांव के लोग हैं वो प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हो लेकिन हम बांध को टूटने ना दें। अब लक्ष्मी जो है वो अपने बड़े बेटे अच्युत को भी भेजती है कि जाओ तुम भी बांध की निगरानी करना गुण निधि के साथ में, समझ गए। लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत को भी भेज देती है कि जाओ तुम भी गुण निधि के साथ बांध की निगरानी करना। अब लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा है अच्युत, वह भी चला जाता है बांध की निगरानी करने के लिए, समझ गए। लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा है अच्युत, वह भी चला जाता है बांध की निगरानी करने के लिए। और अच्युत जो है ना, बड़ा बेचारा मेहनती लड़का है, अपने पिता की तरह दिन रात मेहनत करता है और बांध को टूटने से बचाता है, समझ गए। दिन रात मेहनत करता है और बांध को टूटने से क्या करता है, बचाता है। पल भर भी वह नहीं बैठता है, एक मिनट भी नहीं बैठता है। एक बोरी लाने के बाद, एक बोरी लाया रेती का, कहीं पर बांध के बीच में लगा दिया और फिर चल जाता है दूसरी बोरी लाने के लिए। इतना ज्यादा लगातार वो काम कर रहा है, समझ गए, ताकि किसी भी तरीके से बांध को ना टूटने दे। लेकिन लक्ष्मी का जो मन है ना, वो एकदम बिहबल हो उठा है। लक्ष्मी का मन अंदर से डरा हुआ है। लक्ष्मी जो है वो अंदर से डरी हुई है, सहमी हुई है कि क्या होगा। वो बांध पर जाती है देखने के लिए कि आखिर क्या माहौल है। और बांध पर जाती है तो देखती है कि सभी गांव के लड़के बुजुर्ग सभी मिलकर के बांध की निगरानी कर रहे हैं और बांध की रक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मी जाती है और बच्चों को बोलती है कि लगे रहो बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बांध को टूटने नहीं देना है। मतलब लक्ष्मी जाती है, बच्चों को थोड़ा बहुत हिम्मत देती है और पुनः वापस वो अपने घर आ जाती है, समझ गए। अब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि लक्ष्मी का जो घर था वो दलेई बांध के कुछ ही दूरी पर था। इतना नजदीक था कि बरामदे में से दलेई बांध दिखाई पड़ जाता। यानी कि अगर दलेई बांध टूटता तो लक्ष्मी का घर सबसे पहले डूबता। अगर दलेई बांध टूटता तो लक्ष्मी का घर सबसे पहले डूबता, समझ गए ना। लक्ष्मी बेचारी क्या कर रही है कि
अपने घर के सामानों को व्यवस्थित कर रही है। समझ गए? लक्ष्मी जो है वो अपने घर के सामानों को व्यवस्थित कर रही है, ठीक है ना। उसके मन में अच्छे बुरे ख्याल भी आ रहे हैं कि अगर बाढ़ आया क्या होगा, कैसे होगा, पति भी नहीं है, मतलब उसके मन में ना लगातार कुछ ना कुछ बात घूमते जा रहा है और वो ऐसा सोच करके सतर्क हो रही है कि हमें अभी से ही कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी को ये आभास हो गया था कि लगता है बांध टूट जाएगा। समझ गए ना? लक्ष्मी को ये आभास हो गया था कि लगता है अब बांध टूट जाएगा, इसलिए वो अपने घर पर आती है और घर पर आकर के एक बोरे में चूड़ा बांधती है। चूड़ा समझता है ना, वही जो धान का चूड़ा बनता है, समझ गए ना, धान का चूड़ा बनता है जिसको पुस्तक में चिबड़ा लिखा गया है। समझ गए? पुस्तक में तो चिबड़ा लिखा गया है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम लोग चूड़ा कहते हैं। समझ गए? तो वो थोड़े बहुत चूड़े एक बोरे में रख लेती है। समझ गए ना? एक बोरे में थोड़ा सा चूड़ा रख लेती है, क्योंकि उसे याद है कि जब पिछला बार जब बाढ़ आया था ना, तो चूड़ा ही काम आया था। समझ गए? हम लोग भूखले मर जाते हैं, लेकिन चूड़ा था इसलिए जान बच गया था। तो इसलिए एक बोरे में वो चूड़ा रख लेती है और चूड़ा रख करके 2-4 बर्तन जो है ना वो अपने अंगोछे में रख लेती है, यानी कि अपने झोले में रख लेती है कि चलो इसमें खाने के लिए होगा। समझ गए ना? तो चूड़ा और 2-4 बर्तन वो अपने पास रख लेती है कि जब बाढ़ आएगा तो हम लोग टीले पर चले जाएंगे। टीला मतलब ऊंचा जगह। उनके गांव में ना एक टीला था। समझ गए? हाँ। तो चूड़ा और कुछ बर्तन एक बोरे में बांध करके रख लेती है कि जैसे ही बाढ़ आएगा हम तुरंत क्या करेंगे, यहां से भागेंगे चूड़ा लेकर के, ताकि जान बच जाए, खाने के लिए कुछ मिले। और साथ ही साथ उसे इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि पति अगर रहता तो कुछ सहारा होता। समझ गए ना? लगातार वो काम कर रही है, सामान को व्यवस्थित कर रही है, लेकिन लगातार उसे इस बात का भी अफसोस है कि अगर हमारा पति लक्ष्मण अगर यहां पर होता तो कुछ सहारा होता, इतना परेशानी नहीं होता। समझ गए? तो ये भी उसे बार बार सता रहा है। ठीक है? वो अपने आप में सोच रही है कि इतने बड़े संकट से वो मुकाबला कैसे करेगी, कैसे इस संकट से वो उबरेगी। हम अकेले हैं, 4-4 बेटे हैं, हम अगर कहीं पर जाएंगे भी तो चारों बेटों को कैसे एक साथ लेकर के जाएंगे। मतलब बहुत तरह का बात उसके मन में ना घूम रहा है। वो बेचारी एकदम मतलब कि टूट चुकी है अंदर से कि अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है? रात भर पानी पड़ा जी। समझ गए ना? जिस दिन ये चूड़ा और बर्तन सब सरिया रही थी उस दिन रात भर पानी पड़ा। इतना पानी पड़ा लेकिन फिर भी सभी लड़के बांध पर ही मोर्चा संभाले हुए थे। गांव के जो सभी लड़के थे वो गुण निधि के साथ में मिल करके बांध पर ही मोर्चा संभाले हुए थे और बांध पर से हट नहीं रहे थे। रात भर पानी में भीग गए थे, शरीर एकदम ठिठुर गया था, लेकिन फिर भी बांध के पास से हट नहीं रहे थे कि अगर हटेंगे तो बांध टूट जाएगा, अगर हटेंगे तो बांध टूट जाएगा। एकदम जिद्दी बनकर के काम में अड़े हुए थे। समझ गए ना? सभी गांव के लड़के जिद्दी बनकर के काम एकदम बांध पर अड़े हुए थे कि बांध को एकदम बचा लेना है। समझ गए? लक्ष्मी जो है वो अपने दोनों छोटी छोटी जो बेटियां थी उसको सुला करके, जो छोटा बेटा था उसको सुला करके अपने गुहाल में गई। कहां पर गई? गुहाल में। गुहाल कहा जाता है जहां पर गाय को बांधा जाता है। समझ गए ना? जहां पर गाय भैंस को बांधा जाता है ना उसे गुहाल कहते हैं, या फिर उसे गौशाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौशाला। गौशाला भी कहते हैं या फिर गुहाल भी कहते हैं। लक्ष्मी अपने तीनों संतान, चूंकि बड़ा बेटा तो था कहां पर, बांध पर था, निगरानी कर रहा था, तो जो छोटा छोटा जो बाकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था ना उसको सुला करके वो अपने गुहाल में गई। और गुहाल में जा करके जो उसका गाय और बछड़ा था ना, ध्यान रखिएगा, जो उसका गाय और बछड़ा था, तो गाय और बछड़े के गर्दन में से पगहा खोल दी। पगहा मतलब रस्सी। जिस रस्सी में गाय बंधा हुआ था, बछड़ा बंधा हुआ था, वो रस्सी को खोल दी। वो सोची कि भाई गाय को छोड़ देते हैं, खोल देते हैं, और कहीं अगर बाढ़ आ गया, अगर इसका रस्सी नहीं खुला तो बेचारी मर जाएगी। तो इसलिए वो रस्सी खोल दी कि चलो अगर बाढ़ आएगा भी तो ये पानी में तैरते हुए कहीं चली जाएगी। समझ गए ना? तो ये गाय के गुहाल में जाती है और गाय का पगहा खोल देती है। गाय का पगहा खोल देती है यानी कि रस्सी को खोल देती है। साथ ही साथ 2 बकरियां भी था लक्ष्मी के पास, दोनों बकरियों का भी रस्सी खोल देती है। ठीक है ना? दोनों बकरियों का भी रस्सी खोल देती है और खोल करके वापस घर में आती है। और घर में आने के बाद अपने पूरे घर के सब सामान को एक कमरे में बंद करके ताला लगा देती है। समझ गए? अपने पूरे घर के सामान को एक कमरे में बंद करके ताला लगा देती है कि चलो भाई अगर बाढ़ आएगा भी तो पूरा सामान हमारा एक कमरे में व्यवस्थित रहेगा। तो इसलिए वो गाय का पगहा भी खोल दी, गाय का रस्सी भी खोल दी, बकरी का भी रस्सी खोल दी और अपने पूरे सामान को एक कमरे में आकर के बंद कर देती है। ठीक है?
दिन हुआ, रात से किसी तरह से दिन हुआ, दिन में सब कुछ एकदम दिखाई पड़ रहा था, मूसलाधार पानी पड़ रहा था। और ये जो बांध था ना प्यारे बच्चों, बांध के पास ही एक तार का पेड़ था जी, बांध के पास ही एक तार का पेड़ था, समझ गए, बांध के पास ही एक तार का पेड़ था। अचानक क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अचानक क्या हुआ कि इधर से एक पानी का झोंका आया, अचानक इधर से एक पानी का झोंका आता है और तार के पेड़ से बांध को तोड़ देता है। यहां पर तार का जहां पर पेड़ था ना, अचानक से प्यारे बच्चों क्या होता है, बांध टूट जाता है। समझ गए, देखिए इस चीज को बचाने के लिए लोग इतना मेहनत कर रहे थे, वो चीज हुआ नहीं। अचानक क्या हुआ, बांध टूट गया। अचानक इस तार के पेड़ के पास क्या हुआ, बांध टूट गया। और बांध जैसे ही टूटा, पानी एकदम इधर गांव की तरफ सरपट दौड़ने लगा। समझ गए, बांध टूट गया था। अब प्यारे बच्चों असली कहानी में ट्विस्ट है। बांध टूट चुका है, तार का पेड़ के पास पानी की तेज धारा ने बांध को तोड़ दिया। ये तार का पेड़ है, ये क्या है, तार का पेड़ है, तार का पेड़ है, यहीं पर से बांध टूटा था। समझ गए, तो तार के पेड़ के पास से क्या हुआ, बांध टूट गया और पानी की तेज धारा गांव की तरफ जाने लगा। गुण निधि देखा, गुण निधि जो कि लड़का शुरू से ही मेहनत कर रहा था बांध को बचाने के लिए, वो देखा कि वहां पर बांध टूट गया। वो जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, कह रहे जल्दी रेत का बोरा लेके आओ, बांध टूट गया है, रेत का बोरा लाओ जल्दी से, बांध टूट गया है। वो बेचारा जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौन, गुण निधि। समझ गए ना, गुण निधि एकदम गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाने लगा कि रेत का बोरा लेकर के आओ जल्दी से, तार के पेड़ के पास नदी टूट गया है, बांध टूट गया है। अब गांव के जितने भी सारे लोग थे, चाहे वो बूढ़े हो, व्यक्ति हो, बच्चे हो, सब रेत का बोरा लेकर के दौड़े, सब रेत का बोरा लेकर के दौड़े, ठीक है, और बोरा लेकर के दौड़े। और गुण निधि जल्दी से दो लड़कों को बोला कि गांव के सभी आदमियों को बोल दो कि जल्दी से टीले पर चले जाए, बांध टूट गया है। समझ गए ना, गुण निधि दो लड़कों को भेज दिया गांव में। गुण निधि थोड़ा समझदार था, होशियार था, वो दो लड़कों को तुरंत गांव में भेजा और सब लोगों को सतर्क करवा दिया कि जल्दी से आप लोग टीले पर चले जाइए। टीला मतलब जमीन का जो ऊंचा स्थान होता है, तो जल्दी से टीले पर चले जाइए, बांध टूट गया है, कभी भी पानी भर जाएगा। समझ गए ना। गुण निधि रेत के बोड़ी से लगातार प्रयास कर रहा था कि टूटे हुए बांध को मरम्मत करके बचा लें, लेकिन बचा नहीं। दो लड़के को भेज दिया कि जाओ भाई गांव में जाकर के खबर पहुंचा दो कि बांध टूट गया है और सभी लोग टीले पर चले जाएं। पल भर में देखते देखते पूरे गांव में शोर शराबा मच गया। पल भर में पूरे गांव में शोर शराबा मच गया। सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए और सभी लोग टीले की तरफ दौड़ना शुरू कर दिए। टीला मतलब ऊंचा स्थान, समझ गए ना। और जहां पर टीला था उसके नीचे एक स्कूल था। समझ गए ना। ये प्यारे बच्चों अब क्या हो गया है, एक टीला था इस प्रकार का जी, एक टीला था और टीले के नीचे ना एक स्कूल था। टीले के नीचे एक स्कूल था, समझ गए, टीले के नीचे स्कूल था और इधर क्या था, बांध था। इधर क्या था, ये बांध था जिसमें पानी एकदम लबालब भरा हुआ था। समझ गए ना, पानी लबालब भरा हुआ था। यहां से पानी गिरना शुरू हुआ और गांव की तरफ एकदम पानी लबालब आना शुरू हो गया। समझ गए ना, पानी पूरा एकदम टीले की तरफ आना शुरू हो गया। ये टीला है, टीला है, समझ गए। अब क्या हुआ कि गांव के जितने भी सारे लोग थे ना, वो टीला की तरफ भागना शुरू किए कि किसी भी तरीके से टीला पर आकर के यहां पर चढ़ जाएंगे ना तो पानी यहां तक नहीं पहुंचेगा। समझ गए। तो लोग टीले की तरफ भागना शुरू किए और बहुत सारे लोग थे जो कि स्कूल में शरण लिए। यहां पर एक स्कूल भी था, तो बहुत सारे लोग ना, स्कूल में 4 कमरा था जी। कितना कमरा था, 4 कमरा था। तो स्कूल के 4 कमरों में एकदम आदमी खचाखच भर गया। समझ गए, स्कूल के 4 कमरों में आदमी एकदम खचाखच भर गया। समझ गए ना, 4 कमरों में लगभग 200 लोग भर गए। सोचिए, 4 कमरा में, मात्र स्कूल में कितना कमरा था, 4 कमरा था, और इतना ज्यादा लोग भर गए ना, स्कूल में आ गए कि 4 कमरा में 200 लोग एकदम खचाखच भर गए। सोचिए, एक कमरा में कितना लोग बहुत तो अट सकता है, एक कमरा में बहुत तो जाएगा तो 20-25 लोग जाएगा, लेकिन यहां पर इतना खचाखच भर गया कि 4 कमरा में 200 लोग, मतलब कि सरसों का दाना अटने तक का जगह नहीं बचा था। समझ गए। और ये जो टीला था ना, प्रत्येक वर्ष यहां पर मेला लगता था जी। यहां पर प्रत्येक वर्ष क्या लगता था, मेला लगता था। लोग यहां पर आते थे भाई, सामान खरीदते थे, नाच गान देखते थे और अपने घर जाते थे।
तो उस समय लोग खुशी खुशी यहां पर आते थे इस टीले पर, लेकिन आज लोग अपनी जान बचाने के लिए इस टीले पर आए हैं। समझ गए? तो गांव के सभी लोग स्कूल में और टीले पर आकर के शरण ले लिए। समझ गए ना? लक्ष्मी भी बेचारी भागी टीले की तरफ, लक्ष्मी भी बेचारी टीले की तरफ भागी। ठीक है ना? लक्ष्मी भी टीले की तरफ भागी, लेकिन लक्ष्मी लगातार सोच रही थी कि आखिर हमारा बड़ा बेटा कहां गया, बांध तो टूट गया, हमारा बड़ा बेटा कहां गया। तो वो अपने बड़े बेटे को पुकार रही थी, अच्युत अच्युत। समझ गए ना? अच्युत नाम था ना, तो वो अच्युत अच्युत कर करके अपने बड़े बेटे को पुकार रही थी। वो लगातार देख रही थी कि हमारा बड़ा बेटा आ जाए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो पानी के साथ बह तो नहीं गया। तो उसे डर था और वो लगातार बांध की ओर देख रही थी, और देखने से कुछ होता तो नहीं। जल्दीबाजी में वो अपनी दोनों बेटियों और 1 साल के छोटे लड़के को लेकर के टीले की तरफ दौड़ी कि हम भी अपना जान बचाएंगे। ठीक है ना? छोटे से बच्चे जो कि 1 साल का था उसे गोद में लेकर के और दोनों बच्चियों को लेकर के वो टीले की ओर दौड़ी कि हम भी टीले पर चले जाएंगे। समझ गए? लेकिन लगातार उसका मन विह्वल हो रहा था अपने बड़े बेटे को लेकर के कि आखिर हमारा बड़ा बेटा किस तरीके से है, आखिर बड़ा बेटा बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है, कि पानी के साथ बह गया। मतलब लगातार उसे बड़े बेटे की चिंता हो रही थी। ठीक है? थोड़ी दूर बेचारी वो दौड़ करके जाती थी, जैसे मान लिया कि दौड़ करके वो टीले की तरफ जा रही थी और बार बार पीछे मुड़ करके देख रही थी, जैसे उसे लग रहा हो ना कि उसका बड़ा बेटा आवाज दे रहा हो, माँ माँ। समझ गए ना? माँ माँ करके उसके कानों में एक आवाज गूंज रहा था, जैसे लग रहा हो कि जो उसका बड़ा बेटा अच्युत है ना, वह उसको बार बार आवाज दे रहा है। यानी कि लगातार उसका जो दिल है वो अच्युत से नहीं हट रहा था, उसके बड़े बेटे से नहीं हट रहा था। एक माँ का दिल अपने बेटे से कैसे हटे? जब एक माँ को पता चल जाए कि हमारे बड़े बेटे के ऊपर संकट आ गया है, किसी माँ का दिल लग सकता है क्या? नहीं ना। तो यहां पर लक्ष्मी का भी दिल नहीं मान रहा था। लक्ष्मी को भी लग रहा था कि हमारा बड़ा बेटा आखिर मुश्किल में पड़ गया है। वो टीले की तरफ तो अपने बाकी 3 संतानों को लेकर के जरूर दौड़ रही थी, लेकिन उसका मन अच्युत की तरफ बार बार जा रहा था। समझ गए? थोड़ी दूर आगे जाती थी और पीछे घूम करके देखती थी कि आखिर बड़ा बेटा आ जाए, बड़ा बेटा आ जाए। अचानक ऐसे ही वो दौड़ते हुए जा रही थी टीले की तरफ, पीछे बार बार मुड़ करके देख रही थी। तो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखी ना, ठोकर लगा। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखी तो अचानक किसी पत्थर में ठोकर लगा, और जब वो ठोकर लगा तो हाथ में जो चूड़ा वाला बोड़ा लिए हुए थी ना, क्योंकि वो चूड़ा वाला बोड़ा तो पहले से तैयार कर ली थी कि चूड़ा वाला बोड़ा को भाई लेकर के जाएंगे, खाने पीने के लिए होगा। तो जैसे ही उसके पैर से ठोकर लगा, चूड़ा का बोड़ा जो था वो हाथ से छूट गया। जैसे ही ठोकर लगा तो जो चूड़ा का बोड़ा है वो हाथ से छूट गया। ठीक है? हाथ से छूट गया, और जो दोनों लड़कियां थी वो भी, जिसका हाथ वो पकड़े हुई थी, उसको जल्दी से बोली कि जल्दी से तुम लोग जाओ, टीले पर जाकर के चढ़ जाओ। समझ गए ना? जल्दी से तुम जाओ, टीले पर चली जाओ। दोनों लड़कियों को बोली। दोनों लड़कियां बेचारी छोटी सी थी, अपनी नन्ही नन्ही पैरों के बदौलत, अपनी नन्ही नन्ही पैरों के बलबूते वो टीले की तरफ बढ़ने लगी। समझ गए? दोनों छोटी छोटी लड़कियां अपने नन्ही नन्ही पैरों के बदौलत, अपनी नन्ही नन्ही पैरों के बल पर वो टीले की तरफ बढ़ने लगी। 1 साल का बेटा था गोद में, उसे कहां वो छोड़ती भाई, वो तो चल फिर नहीं सकता था। तो वो 1 साल के बेटे को गोद में लिए हुए थे। समझ गए ना? लेकिन जब तक उसे ठोकर लगा, जब वो अपनी लड़कियों को जाने के लिए बोली कि टीले की तरफ जाओ, तब तक उसके घुटनों तक पानी भर गया था। मतलब बाढ़ का पानी जो बांध टूटा था ना, लगातार भर रहा था, घुटना तक पानी आ गया था। मतलब कि इतना पानी, घुटना तक पानी आ गया था जी। समझ गए? घुटना तक पानी आ गया था। लड़कियां जो है वो अभी स्कूल तक ही पहुंची होंगी। लड़कियां, जो दोनों लड़कियां थी, वो अभी स्कूल तक ही पहुंची होंगी कि कमर तक पानी भर गया। समझ गए ना? लक्ष्मी के कमर तक पानी आ गया, यहां तक पानी आ गया। समझ गए? लक्ष्मी के कमर तक पानी भर गया। लड़कियां अभी स्कूल तक ही पहुंची होंगी कि कमर तक पानी आ गया। और जानते हैं ना कि जब कमर तक पानी आ जाता है तो लोग पानी में झुक करके चलने लगता है। यानी कि अब लक्ष्मी चाह करके भी तेज नहीं चल पा रही थी, क्योंकि उसके कमर तक पानी आ गया था और वो झुक करके पानी में चल रही थी। वहां पर एक शिव मंदिर था। यहां पर स्कूल के पीछे में एक शिव मंदिर था। तो शिव मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते
शिव मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते शिव मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था। समझ गए ना, शिव मंदिर के पास प्यारे बच्चों एक बरगद का पेड़ था। समझ गए, एक क्या था जी, बरगद का पेड़ था। समझ गए ना, एक बरगद का पेड़ था। समझ गए, शिव मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ था, बरगद का पेड़ था। समझ गए, शिव मंदिर के पास में ही एक बरगद का पेड़ था। इस बरगद के पेड़ के पास तक पहुंचते पहुंचते लक्ष्मी के गर्दन तक पानी आ गया। समझ गए, समझ गए ना, लक्ष्मी के गर्दन तक पानी आ गया इस बरगद के पेड़ के पास पहुंचते पहुंचते। समझ में आया, लक्ष्मी के गर्दन तक पानी आ गया। समझ गए ना, और आपको पता है कि जब गर्दन तक पानी आ जाए ना तो जमीन पर से पैर भी उठ जाता है। जब गर्दन तक पानी आ जाता है तो जमीन पर से पैर उठ जाता है, आप पानी में बहना शुरू कर देते हैं। समझ गए ना, तो जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंची लक्ष्मी, अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को भी लिए हुए थी, बरगद के पेड़ के पास जैसे ही पहुंची उसका पैर ना जमीन के ऊपर से उठना शुरू हो गया, जमीन पर से उठना शुरू हो गया, क्योंकि पानी एकदम यहां तक आ गया था। समझ गए ना, यहां तक पानी क्या आ गया था, पानी भर गया था। समझ गए, वो घबरा गई कि अब हमारे बच्चे को क्या होगा, और वो अपने बच्चे को इस तरीके से हाथ में ऊपर उठा ली। बाहुबली फिल्म देखे होंगे, जिसमें देखे होंगे ना कि बाहुबली को इस तरीके से करके ऊपर उठा लेती है। तो लक्ष्मी जो है वो अपने 1 साल के छोटे बच्चे को अपने हाथ से ऊपर ऐसे उठा ली कि ताकि उस पर पानी ना पहुंचे। समझ गए ना, वो बहुत ज्यादा डर गई और अपने बच्चे को ऊपर उठा ली, और एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा ली और दूसरा हाथ किसी भी तरीके से ना बरगद का एक जटा, क्योंकि बरगद में ना ढेर सारा डाली निकले रहता है, उसमें जटा रहता है, तो बरगद का पेड़ का जो जटा था ना वो एक हाथ से पकड़ा गया। समझ गए, सोचिएगा जरा, इमेजिन करिएगा, एक हाथ से वो अपने बेटे को उठा रही है और दूसरे हाथ से किसी भी तरीके से बरगद का एक जटा था वो पकड़ा गया। समझ गए, बरगद का एक जटा क्या हो गया, दूसरे हाथ से पकड़ा गया। ठीक है, जैसे ही बरगद का जटा पकड़ाया, पानी तो लगातार बढ़ रहा था। कब और किस तरीके से वो पेड़ के ऊपर चढ़ गई उसे पता नहीं है। समझ गए ना, पानी का धारा आया और ऐसा लक्ष्मी को धक्का दिया कि वो पेड़ के ऊपर चली गई। पेड़ के सबसे ऊपरे वाला जो डाली था ना वहां पर चली गई। जब पेड़ के ऊपरे वाली डाली पर चली गई तो लक्ष्मी को लगा कि अब हम बचने वाले नहीं है, पानी का धारा हमको बहा लेगा। समझ गए ना, बेटे को भी बहा लेगा। वो क्या करती है कि अपना आधा साड़ी खोल करके एक डाली से ही अपने आप को बांध लेती है। समझ गए, एक बरगद का जो डाली था ना वो अपने कमर से ऐसे करके पीछे से करके अब बांध लेती है पूरा कस करके, कि ताकि यहां से हम ना बहें। पेड़ बहेगा तब वो तो बह जाएगी, लेकिन पेड़ जब रहेगा तो वो नहीं बह पाएगी, क्योंकि वो आधा साड़ी खोल करके ना पेड़ से बांध ली थी अपने आप को। समझ गए, लेकिन बहुत दुख हो रहा है प्यारे बच्चों ये कहते हुए, लक्ष्मी कब बेहोश हो गई उसे कुछ पता नहीं है। और कोई आदमी अगर बेहोश हो जाए तो क्या उसके हाथ में बच्चा रहेगा, नहीं ना। उसके हाथ में उसके गोद में 1 साल का बच्चा था, वो पानी में कब बह गया पता नहीं चला, और लक्ष्मी कब बेहोश हो गई कुछ पता नहीं चला। समझ गए, यानी कि इतना तक तो पता है कि वो अपने आप को बांध ली है पेड़ से, इतना तक पता है कि वो अपने आप को पेड़ से बांध ली है आधा साड़ी खोल करके, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा था वो पानी में बह चुका था। उसके गोद में जो बच्चा था वो पानी में बह चुका था और साथ ही वो बेहोश हो चुकी थी। कौन, लक्ष्मी। समझ गए ना, लक्ष्मी बेहोश लक्ष्मी बेहोश हो गई थी। कुछ लोग जो टीले पर चढ़ गए थे वो आपस में बातचीत करने लगे कि इस बार पानी का मिजाज ही कुछ अलग है। समझ गए ना, इस बार पानी का मिजाज ही कुछ अलग है, इस बार सबसे ज्यादा भयंकर बाढ़ है। सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। समझ गए ना, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है इसका, सब लोग ऐसा बोल रहे थे कि अब की बार जो बाढ़ आया है इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जो लोग टीले पर चढ़ गए थे ना वो अपने एक दूसरे को खोजने में लगे हुए थे कि हमारा बेटा कहाँ है। माँ है जो अपनी बेटी को खोज रही है, माँ अपना बेटा को खोज रहा है, बेटा अपना माँ को खोज रहा है, भाई अपने बहन को खोज रहा है, पिता अपने पुत्र को खोज रहा है, चाचा अपने भतीजा को खोज रहा है, पति अपने पति को खोज रहा है, पत्नी अपने पति को, पति अपने पत्नी को। मतलब लोग टीले पर ना एक दूसरे को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन टीला पर इतना खचाखच आदमी भरा हुआ है कि एक सुई का दाना, एक सरसों का दाना भी अटने का जगह नहीं है।
समझ गए ना। लोग आवाज दे रहे हैं कि हमारा बेटा कहां गया, हमारी बेटी कहां गई, हमारा पति कहां गया, हमारी पत्नी कहां गई, भाई कहां गया, बहन कहां गई। सब लोग ना टीले पर एक दूसरे को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जान बचा रहे हैं। समझ गए ना। कुछ लोग जो स्कूल में ठहरे हुए थे, कुछ लोग जो स्कूल में ठहरे हुए थे, तो स्कूल में पूरा पानी भर गया। तो जाहिर सी बात है कि जब स्कूल में पूरा पानी भर गया तो कुछ लोग ना निकल करके कहां पर आ गए, स्कूल के छत पर आ गए। कुछ लोग रूम में से निकल करके छत पर आ गए, और कुछ लोग जो रूम में रह गए वो दूसरे धाम चले गए, मर गए, डूब करके मर गए। समझ गए ना। और जो लोग छत पर गए वे लोग तो बच गए, जो लोग छत पर जाने में कामयाब हो गए वे लोग बच गए। हालांकि पानी इतना ज्यादा था कि छत के ऊपर से भी घुटना भर पानी बह रहा था। सोचिए, स्कूल के छत के ऊपर से भी घुटना भर पानी बह रहा था, इतना पानी था। समझ रहे हैं ना। यानी कि पानी लगातार बढ़ते जा रहा था। समझ गए। लोग एक दूसरे को खोज रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भैया जरा देखना तो केशव कहां पर है, भैया जरा देखना हमारा छोटका बेटा नहीं मिल रहा है, कहां पर है। लोग एक दूसरे को खोज रहे थे। बहुत सारे लोग पानी में भी बह गए थे। समझ गए। स्कूल की छत पर जो गए थे उनका जान बच गया था, जो स्कूल के अंदर में रह गए थे वो दूसरे धाम को चले गए थे, वो मर गए थे। ठीक है ना। हाँ, अगला दिन प्यारे बच्चों, लगभग कहने का मतलब 24 घंटा तक लक्ष्मी वैसे ही बेहोश रही, पेड़ के डाली से अपने आप को बांधे रखी। समझ गए ना। लक्ष्मी बहुत देर तक बेहोश रही। जब वो होश में आई, लक्ष्मी जो अपने आप को पेड़ की डाली से बांध ली थी, उनका बच्चा छूट गया था, पानी में बह गया था। लक्ष्मी को जब होश आया तो वो देखी कि सामने सूर्य देवता चमक रहे हैं। लक्ष्मी को जब होश आया तो देखी कि सामने हमारे सर पर एकदम सूर्य देवता है, यानी कि अंदाज लगा ली कि दोपहर हो चुका है। समझ गए। लक्ष्मी को होश आया कि दोपहर हो चुका है। लेकिन लक्ष्मी जैसे ही होश में आई, लक्ष्मी जैसे ही होश में आई, वो देखती है कि हमारा बेटा हमारे स्तन से चिपका हुआ नहीं है, यानी कि हमारा दूध नहीं पी रहा है। लक्ष्मी को आभास हो जाता है कि हमारा बेटा हमारा दूध नहीं पी रहा है, यानी कि उसे लगा कि हमारा बेटा हमारे पास अब नहीं है। लक्ष्मी जैसे ही होश में आई, चारों तरफ देखती है कि हमारा छोटा बेटा कहां गया, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि हमारा छोटा बेटा कहां गया। समझ गए ना। छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा जी, छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वो जोर जोर से छाती पीट पीट करके रोने लगी कि बेटा कहां गया है तू, बेटा कहां गया है तू। लेकिन सुने भी तो कौन सुने उसकी दर्द को। वहां पर एक चिड़िया भी नहीं था उसकी बात को सुन। समझ गए। लक्ष्मी बहुत दहाड़ मार मार करके रोने लगी, लेकिन उसकी दहाड़ को सुनने के लिए वहां पर कोई चिड़िया तक नहीं था। कौन सुनता उसकी दर्द को। समझ गए ना। तो लक्ष्मी जो है वो अपनी दर्द को बार बार निकाल रही थी कि बेटा कहां गया। किसी मां से अगर बेटा बिछड़ जाए और उसे ये पता चल जाए कि हमारा बेटा पानी में बह चुका है, तो सोचिए उस मां को कितना दर्द हुआ होगा। वो मां कितना मतलब दुख झेली होगी, उसके अंदर कितना तड़प उत्पन्न हुआ होगा। आप सोच करके देखिए। समझ गए ना। वो पूरा रोने लग गई, पूरा एकदम वैसे ही पेड़ पर चारों तरफ हल्ला मचाने लग गई कि बेटा कहां गया, हमारे बेटे को कोई ढूंढ दो, हमारे बेटे को खोज दो, हमारा बेटा पानी में बह गया है, जल्दी से उसे कोई खोजो, वो मर जाएगा, वो बहुत छोटा है। वो बहुत तरह के दहाड़ मार मार करके वो क्या रोने लग गई। समझ गए। लेकिन उसकी आवाजों को कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि जिधर देखो जिधर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। कोई उसकी बातों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। कौन सुनता। कोई आदमी होता तब ना सुनता। कोई नहीं सुन रहा था। अचानक से वो देखती है कि पेड़ के ही दो डाली के बीच में एक गाय जो है ना वो बह करके आया है और फंस करके मर गया है। समझ गए ना। गाय जो है वो पेड़ पर चढ़ गया है और डाली के बीच में फंस करके वो मर गया। उसका शरीर पानी से फूल गया है एकदम। समझ गए। उसका शरीर जो है वो पानी से फूल गया है। दूसरी तरफ अपनी नजर दौड़ाती है लक्ष्मी, तो देखती है कि पानी में लहास बह करके जा रहा है। पानी में जो डूब करके मर गया है ना वो बह करके जा रहा है। उसके पीछे एक और आदमी बह करके जा रहा है। मतलब सिर्फ पानी में लहास ही लहास दिखाई देने लग गया लक्ष्मी को। लक्ष्मी देख रही है कि पानी में सिर्फ लहास ही दिखाई दे रहा है। इतना ज्यादा भयंकर मंजर आ गया। समझ गए। पानी में सिर्फ लहास ही दिखाई दे रहा था, यानी कि जो व्यक्ति डूब करके मर गए थे ना वो पानी में बहते हुए जा रहे थे। समझ गए। और लक्ष्मी का शरीर भी जकड़ चुका था, क्योंकि लगातार वो पानी में डूबी हुई थी, पानी में
डूबने के कारण उसका शरीर भी एकदम जकड़ गया था, उसके अंदर थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा हुआ था, जरा सा भी एनर्जी उसके अंदर में नहीं बचा हुआ था। चारों तरफ सिर्फ मंजर दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा संसार रो रहा हो। उस पानी के साथ रोने की धारा भी बह रही थी, उस पानी के साथ रोने की धारा भी बह रही थी, यानी कितना भयानक मंजर आ गया था। ठीक है ना। लक्ष्मी के शरीर में थोड़ा सा भी जान नहीं बचा था, यानी कि एक लहास की तरह बस वह अपने आप को, मतलब वो भी इसलिए बच गई ना क्योंकि अपनी साड़ी से पेड़ में अपने आप को बांध ली थी, अपनी साड़ी से पेड़ में अपने आप को बांध ली थी, समझ गए ना, इसलिए बस वो बच गई, नहीं तो वो भी पानी के साथ बह जाती। लेकिन जो पेड़ में अपने आप को बांध ली थी ना, बस इसलिए वो बच गई थी, समझ गए। लेकिन उसका शरीर एकदम शिथिल पड़ गया था, एकदम शिथिल पड़ गया था, उसके शरीर के अंदर थोड़ा सा भी जान नहीं था। मतलब समझिए कि वो एक जिंदा लहास बन गई थी, जान तो था लेकिन एकदम लहास की तरह वो भी हो गई थी। ठीक है। अचानक उसे दिखाई पड़ता है कि पीछे वाली डाली पर ना कुछ फंसा हुआ है। अचानक उसे दिखाई पड़ता है कि पीछे वाली डाली पर कुछ फंसा हुआ है। वो किसी भी तरीके से अपना हाथ पीछे ऐसे करती है तो उसे लगा कि कोई छोटा बच्चा है। सुनिएगा ध्यान से। अचानक उसे लगा कि पीछे वाली डाली पर कुछ फंसा हुआ है। वो बरगद के पेड़ के पिछले डाली पर ऐसे हाथ करती है तो उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा आया, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा आया। हैरत अंगेज तरीके से फंसे हुए उस बच्चे को लक्ष्मी उठाई। हैरत अंगेज तरीके से फंसे हुए बच्चे को लक्ष्मी उठाई। जो पेड़ की डाली में फंसा हुआ छोटा सा बच्चा था उसे लक्ष्मी उठाई और बिना उसका चेहरा देखे हुए, ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी उस बच्चे को उठाई और बिना उसका चेहरा देखे हुए उस बच्चे को वो अपने स्तन से चिपका लेती है और दूध पिलाने लगती है। समझ गए। बिना उस बच्चे का चेहरा देखे हुए लक्ष्मी उसे उठाती है और अपने स्तन में चिपका करके उसे दूध पिलाना शुरू कर देती है। दूध पिलाना शुरू कर देती है। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि वो लक्ष्मी का छोटा बेटा नहीं था, वो लक्ष्मी का छोटा बेटा नहीं था। मतलब लक्ष्मी के पास इतना ज्यादा दुख था कि वो दूसरे के बच्चे को भी बिना देखे बिना समझे वो दूध पिला रही थी, जबकि वो बच्चा भी मरा हुआ था, लेकिन संतावना के लिए बस वो उसे दूध पिला रही थी। इतना दर्दनाक कहानी है। वो बच्चा भी मरा हुआ था, मर गया था वो बच्चा, लेकिन फिर भी लक्ष्मी उसे अपनी गोद में उठा करके दूध पिलाने लग जाती है। लेकिन क्या मरा हुआ बच्चा दूध पीता है? नहीं ना। और वो बच्चा उसका बेटा नहीं था, वो बच्चा उसका बेटा नहीं था, समझ गए ना। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इस पुस्तक में यह चर्चा नहीं किया गया है कि उसका बड़ा बेटा बचा कि नहीं बचा, लेकिन शायद नहीं बचा होगा। हमारा ख्याल ये कहता है क्योंकि वो तो बांध पर था। जो बच्चे टीले पर गए ना, जो टीले और स्कूल के छत पर थे, सिर्फ वही बचे, बाकी सब लोग मर गए। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि अगर लक्ष्मी की दोनों बेटियां अगर स्कूल तक पहुंच गई होंगी तो शायद टीले तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इस बाढ़ में लक्ष्मी के चारों संतान चल, हमें ऐसा लग रहा है कि इस बाढ़ में लक्ष्मी के चारों संतान नहीं बचे। बड़ा बेटा तो बांध पर ही डूब करके मर गया होगा। दोनों छोटी बेटियां स्कूल तक ही पहुंची थी कि घुटना भर पानी भर गया था। आपको तो हम बताए ही, जब लक्ष्मी का घुटना भर पानी लग रहा था तो छोटी बच्चियों को तो भाई गर्दन उड़ गया होगा, यहां तक पानी आ गया होगा। तो दोनों बच्चियां भी शायद बाढ़ के पानी में दह करके मर गई होंगी, और एक छोटा सा 1 साल का बच्चा था वो भी बह करके मर गया। यानी कि इस बाढ़ में लक्ष्मी के चारों संतान शायद मर गए। इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा लक्ष्मी के ऊपर, समझ रहे हैं बात को। इतना बड़ा पहाड़ टूटा, इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा था लक्ष्मी के ऊपर कि उसके चर्चा तो किताब में नहीं किया गया है कि बचा कि नहीं बचा, उसके एक भी संतान बचे कि नहीं बचे, लेकिन शायद नहीं बचे, समझ गए ना। तभी संतान चल बसे बाढ़ के पानी में। तो यही कहानी है प्यारे बच्चों जो कि लक्ष्मी के बारे में है, समझ गए ना। यही कहानी है जो कि लक्ष्मी के बारे में है। इतना दर्दनाक कहानी है ना कि मत पूछिए, इतना दर्दनाक कहानी है कि मत पूछिए।
अगर इस पर एक फिल्म बन जाए ना इस कहानी पर, तब लोग रोते रोते पागल हो जाएंगे, इतना दर्दनाक कहानी है। समझ गए? तो बताइए भाई ये कहानी आपको कैसा लगा? हमारा पढ़ाने का कुछ तरीका अलग था प्यारे बच्चों, बाकी सब लोग और भी इस कहानी को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम कहानी को पढ़ाते हैं तो हम फील कराते हैं, महसूस कराते हैं। कहानी को पढ़ो नहीं, बल्कि कहानी को महसूस करो। समझ गए ना? फील आना चाहिए। क्या? फील आना चाहिए प्यारे बच्चों। बस कहानी को बस पढ़े नहीं, बल्कि एक फीलिंग आना चाहिए अंदर से कि हाँ सर ये कहानी ना एकदम हम इमेजिन कर लिए। समझ गए? कहानी को बस इमेजिन करिए। तो ये प्यारे बच्चों क्या कहानी था? समझ गए ना? ये क्या था? कहानी था। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहानी एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहानी को एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सारे बच्चे बताइए एक बार जल्दी से, कहानी अच्छा लगा? जल्दी से बताइए, क्या प्यारे बच्चों आप लोगों को कहानी अच्छा लगा? अगर हाँ तो अगली क्लास में ना हम इसका प्रश्नोत्तर करवा देंगे सिर्फ। अच्छा हाँ, दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ ये जो किताब में जो 7 प्रश्न दिया गया है इसका बस जवाब देकर के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, इस कहानी के अंदर से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इस कहानी के अंदर से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। समझ गए ना? जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, इसमें इस कहानी से एक सवाल पूछा जाता है कि गुण निधि का व्यक्ति चित्र करें, गुण निधि के बारे में बताएं। तो क्या इसमें है कहीं पर क्वेश्चन कि गुण निधि के बारे में बताएं? नहीं ना, लेकिन गुण निधि के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि कहानी के अंदर से पूछे जाते हैं, जो कि हम आपको अगली क्लास में बता देंगे। अगली क्लास में इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बता देंगे, ठीक है? अगली क्लास में इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर करा देंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस कहानी को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एकदम मजेदार लगा होगा आपको ये कहानी जान करके, सुन करके। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों टोटल 5 चैप्टर है इसमें, जिसमें से 2 चैप्टर तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। समझ गए ना? टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर हम आपको पढ़ा दिए। अब बच गया है 3 चैप्टर। समझ गए ना? वो 3 चैप्टर भी हम बारी बारी से करके समाप्त कर देंगे। तो चलिए जी, आज इसकी इस कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,